मित्रों, आपका बातों बातों में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे मेहमान डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी हैं, जो जयपुर में रहते हैं और कला संस्कृति विषयों के बहुत जाने माने मर्मज्ञ विश्लेषक और आलोचक हैं। अनेक किताबें उन्होंने लिखी हैं और कला संस्कृति के सभी विषयों में रुचि रखने के साथ साथ जो उनकी अपनी एक विशेषता है घुमक्कड़ी वाली और यात्रा वृत्तांत लिखने वाली, वो अपने आप में बहुत अनूठी और अद्भुत है। उस विधा के साथ, उस हुनर के साथ वे लगभग 30 वर्षों का जो पूरा समय है, सृजन समय, उसमें हमारे बीच अनेक किताबों, अनेक गतिविधियों, अनेक प्रकाशनों, सेमिनारों, भागीदारी के साथ उपस्थित है। उनके साथ बात करना अपने आप में बहुत सारे अनुभवों का साक्षी तो होना है ही, साथ में ही बहुत सारी कला विधाओं पर जो उनकी अपनी दृष्टि है। आमतौर पर ये हमेशा दो तरह की स्थितियाँ होती हैं कि एक तो कलाकार और एक कला को परखने वाले। दोनों ही जगह अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हमारा जो विश्लेषण है, हमारा जो आकलन है, वो उतना महत्व नहीं रख पाता। हमेशा कलाकार भी एक अच्छे आलोचक को पसंद करता है और वो चाहता है कि उसके कार्य को एक सच्चा और अच्छा आलोचक देख के रेखांकित करे। यदि उसकी प्रशंसा की बात है तो प्रशंसा करे, अगर उसमें कहीं कोई कमी बेशी हो, कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसको रेखांकित करे। तो सच्चे कलाकार और सच्चे आलोचक का एक अपना रिश्ता है, समीक्षक का एक अपना आयाम है, वजूद है। और साहित्य, सिनेमा से लेकर सभी कलाओं में जो आलोचक की उपस्थिति है, हालांकि उस पर भी कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत पारदर्शी होकर, जो बहुत अनुभव के साथ और जो बहुत सही सही चीज़ों को रेखांकित करना जानते हैं, वे एक बहुत प्रतिष्ठित और पारदर्शी, साफ, स्वच्छ गोई रखने वाले समीक्षक कहलाते हैं। हमारे डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी उसी तरह के समीक्षक हैं, आलोचक हैं। वे 7:05 पर पधारेंगे, ऐसा हमारा रोज की तरह अपने कलाकारों से, लेखकों से, अतिथियों से वादा होता है। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। मिस्टर विजय वनीश जी, नवनीता जी, श्याम सुंदर जी, प्रीता जी, और अभी जो और उनके आने तक और भी जो आ रहे होंगे, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। रीता देव जी, आपका स्वागत है। आपसे हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही थी, उनको अभी भी उसकी स्मृतियां हैं। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी आ चुके हैं। मैं समय से मिलान कर लेता हूँ, 7:05 हो ही रहा है, मैं उनको जोड़ लेता हूँ, फिर उनके साथ बातचीत का एक प्रवाह चल पड़ेगा। अंशु दुबे जी, आपका भी स्वागत है। बीच बीच में हमारे जो भी अतिथि आएंगे, मैं उनको देखकर नमस्ते करता रहूँगा, उनका अभिनंदन करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने की प्रक्रिया है और अरे उल्टा आ रहा है। हाँ सर, वो सीधा वैसे जैसे फोन करते हैं वैसा रखता हूँ वैसे। अच्छा, वैसे रखें। हाँ, उसको वैसा कर दीजिए, वर्टिकल कर लीजिए फोन को। ओके, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा इसको। वंदना जी, आपका स्वागत है। मान सिंह मोदिया जी, सुंदरलाल मालवीय जी, सुखी मानुस, ये अब किनका नाम होगा ये पता करना रहस्य की बात है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर में फ्रेमिंग हो जाने से फिर हम लोग की बातचीत शुरू हो जाएगी। ये सर बिल्कुल ठीक पोजीशन बन गई है। आप मुझे भी देख पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मेरे को? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही बराबर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अभी जो कुछ मित्र लोग आ गए हैं, उनको हमने स्वागत कर लिया है। डॉक्टर रीता देव जी हैं, बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका हैं, गिरजा देवी जी की शिष्या, वो सुन अरे रही बहुत है। बढ़िया, स्वागत स्वागत। कल नवनीता जी हमारे साथ थी, वो भी अभी उपस्थित हैं दिल्ली से।
उज्जैन से दो प्रसिद्ध और गुणी लोक गायक हैं, सुंदरलाल मालवीय जी और देवास से मानसिंह भोदिया जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रीता गडकरी इंदौर भोपाल से जुड़ी हैं, वो पेंटर हैं। इसको तो हाँ, कर लीजिए, कंफर्टेबली कर लीजिए, बहुत अनौपचारिक है बातचीत। अनौपचारिक है। हाँ इसीलिए। तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, है ना। हाँ हाँ, चाय वाय मांग लीजिए भाभी, चाय रख लीजिए पास, चाय पानी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 1 घंटे बैठना होता है। हाँ कोई नहीं, मैंने ले ली थी चाय जो है ना। हाँ, और विनय उपाध्याय जी हमारे पत्रकार और समीक्षक मित्र हैं, काफी बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बोले। हमारे 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 मित्र हैं विनय जी जो है। तो शुभम जी, बहुत सभी का आपका स्वागत करते हैं। और आज की इस अंक में मैं निजी रूप से आपका आभारी हूँ कि बातों बातों में इस कार्यक्रम में आपने स्वीकृति दी है और बिल्कुल अल्प सूचना पर आपने स्वीकारा। नहीं, आपका सानिध्य बहुत तो अच्छा वैसे ही लग ठीक है, रहा उनका इस बहाने गपशप हो जाएगी आपसे। है। ये बात तो है, क्योंकि जी अक्सर मुलाकातें जो रहती है वो आधी अधूरी रह जाती है, उसको लगता है कि हाँ कुछ बिल्कुल, रह गया। जी जी बिल्कुल। अभी अब मैं असल में अभी नई नई बात वहीं से शुरू अगर करना चाहूँ सर, जो जी आपकी ये यात्रा वृत्तांत की किताब जिसकी चर्चा मैंने फेसबुक पे पढ़ी, क्योंकि इस समय जो सारा बंद वातावरण है उसमें वो किताब आसानी से हम तक नहीं पहुंच पाएगी किसी भी तरह, लेकिन वो किताब हाल में ही आई प्रकाशित हुई है। हाँ, वो असल में 1 साल पहले ही पब्लिश होकर आई थी, और अच्छा अच्छा। चूंकि लॉकडाउन का था बीच में तो वैसे था, लेकिन वो एक प्रकार से यूं कहीं नर्मदा का पूरा उसमें जो है उद्गम स्थल जो है नर्मदा का जो है, हाँ हाँ उस बिल्कुल। उद्गम स्थल अमरकंटक जो है, वो जी जी संयोग ऐसा हुआ सुनील जी कि मैं खैरागढ़, आप जानते हैं बड़ा विश्वविद्यालय है जो संगीत और कला विश्वविद्यालय है, देश का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। जी जी बिल्कुल। उसमें कुछ इस तरह से संयोग हुआ था कि खैरागढ़ डीन है, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बुलाया था पीएचडी की कुछ क्लासेस लेने के लिए, जो है जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पर, संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकलाओं। क्योंकि कलाओं के अंतर संबंधों से मेरा गहरा सरोकार, यूँ समझ लीजिए, है, मैं रसिक हूँ एक प्रकार से तमाम जो कलाएं हैं उन कलाओं से। तो वहाँ जब जाना हुआ तो मैंने, जैसे आप जैसे मित्र हुआ सुन डीन साहब को कहा, महेश जी को, कि भाई मैं आ रहा हूँ अमरकंटक, तो आपके यहाँ आऊँगा खैरागढ़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अमरकंटक भी हुआ हूँ जो उसमें, क्योंकि 1-2 बार पहले भी जाने का सुयोग हुआ था खैरागढ़, तब जाना नहीं हो पाया था। और आप देखिए कि वहाँ जब मैं खैरागढ़ में था, मैं वहाँ पर, और 4-5 दिन में जो क्लासेज लेनी थी स्टूडेंट से, उनसे संवाद हो गया कलाओं पे, संगीत, नृत्य, नाट्य पे। और उसके बाद एक दिन फिर मैं चला गया था अमरकंटक, वहीं से जो खैरागढ़ से जो है। और वहाँ जब मैं गया तो था 2 दिन के लिए, मैं कहा 2 दिन में लौट के वापस आ जाऊँगा मैं। लेकिन वो स्थान कुछ इस तरह का है, अमरकंटक जो है, नर्मदा का जो उद्गम स्थल जो है, कि वहाँ मन किया कि मैं कुछ और रुकूं, और करीब करीब 7-8 दिन जो है मुझे वहाँ रहने का सुयोग हुआ। और यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ा अलग तरह का अनुभव जो है वो मुझे उस दौरान हुआ। और इस किताब जो नर्मदे हर, जो शीर्षक जो है किताब का, उसमें यात्रा वृत्तांत है पूरे, और 2 भाग में है ये किताब। एक में तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है जी जी उन पे मेरी यात्राएं जो है उसमें, उद्गम स्थल पे चूंकि कपिल धारा, बहुत सारे और भी स्थान वहाँ पर जो है। और आप आश्चर्य करेंगे कि यात्रा वृत्तांत की इस तरह की किताब है कि जिसमें किसी एक स्थान को लेकर 11 इकाइयाँ लिखी गई, 11 चैप्टर जो उसमें लिखे गए हैं नर्मदा के उद्गम स्थल पर जो है। एक अकेले तो वो उद्गम स्थल। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल धारावाहिक रूप में लिखा मैंने। और आप वहाँ इसके 7 शीर्षक, दिन रहे तो आपने बहुत अच्छे से जिया होगा उस जी जी पूरे। बिल्कुल, एक प्रकार से जीने का ही संयोग हुआ कि नर्मदा को जो है। और आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं वहां पहुंचा उद्गम स्थल, तो वो जो रास्ता है कोटा से होता हुआ, और घाटा से चढ़ाई शुरू हो जाती है, घाटा से जो वहां पर जो है। और अचानक टाइगर माँ रिजर्व बीच में आता है वहां से जब जाते हैं तो। तो उस रिजर्व से जब मैं गया, बड़ा डेंस फॉरेस्ट है वो, और थोड़ा थोड़ा रुकते चला गया, तो जब मैं पहुंचा अमरकंटक तो अर्धरात्रि हो गई थी, रात के 12 बजे। तो कहीं कोई ठौर तलाशा मैंने, एक छोटी सी जगह मिली वहाँ मिलने के लिए, और वहाँ बड़ी ठंड थी उस समय। और उसको फिर मैंने जब नर्मदा की सुनी, वहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत उसी पे है कि कैसे, और एक गुलजार की पंक्तियाँ हैं कि रोज अकेली आई रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारिन रात। तो वो मुझे याद आया रात को कि मतलब मैं ही
चांद ही नहीं है, बल्कि मैं भी जो है एक प्रकार से भिखारी हूँ और एक प्रार्थना लेकर आया हूँ शिव की पुत्री नर्मदा के पास में कि कैसे नर्मदा मुझे जो आशीर्वाद देती है। और आप समझिए कि वो 7 दिन जब मैं वहाँ पर रहा नर्मदा के उद्गम स्थल पर, तो बहुत सारे स्थानों की यात्रा वहाँ हुई और उसी दौरान मुझे लगा कि इसके शीर्षक भी उसी दौरान हुआ। मैं आपको बताऊँ इस यात्रा वृतांत का जो है, अब शीर्षक का किस्सा भी आपको बताऊँ मैं कैसे हुआ शीर्षक। मेरे फोन में आ रहा है, पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा आपके पास भी नहीं है? मैं 1 मिनट आऊँ क्या? जस्ट जी जी, इसमें भी नहीं है, फोन में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। माफ कीजिएगा। जी जी, आपको नहीं, अब मैं बता रहा था आपको इसके शीर्षक का भी, इसका भी बड़ा रोचक किस्सा है सुनील जी। हाँ। कि एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था वहाँ पर, वो जब वहाँ सोनभद्र जो है वहाँ पर उसके रास्ते में जब मैं था, माई की बगिया के पास में जो है, जी। और वहाँ पर एक साधु मुझे मिला वहाँ पर, और उसने कहा कि नर्मदे हर। हाँ। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं हंसा वहाँ पे, बोला नहीं। फिर मैंने वापस हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो हाथ जोड़ने से संतुष्ट नहीं हुआ जो साधु जो है, तो दोबारा फिर कहा कि नर्मदे हर। तो मैंने फिर से हाथ जोड़े, तो थोड़े से गुस्से से हुए, और तीसरी बार उन्होंने कहा नर्मदे हर जोर से, तो मैंने भी, मेरे मुंह से निकला नर्मदे हर। तो यूं आशीर्वाद देते हुए वो निकल गए। और जब ये किताब तैयार हुई पांडुलिपि, तो मुझे लगा क्यों नहीं इसका शीर्षक नर्मदे हर रखा जाए। और वैसे भी आप देखिए कि पहली ऐसी नदी है जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है, नर्मदा जो है। और आप सोचिए कि इतना अलौकिक कि मैं जब वहाँ उद्गम स्थल पे रहा, तो मुझे लगा कि ये नर्मदा की एक प्रकार से मेरे पे कृपा ही है कि वहाँ इस तरह से रहने का सुयोग हुआ। और बहुत सारी चीज़ें जो मन में कौंधी वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि यात्राएं जो है वो केवल स्थान विशेष की नहीं होती है, यात्राएं मन की भी होती है, अंतर्मन की भी होती है। आप किसी स्थान पे जाते हैं, बहुत कुछ आपके अंदर घटित होता है तब। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कलाओं के साथ होता है कि हम लोग नृत्य को देखते हैं, संगीत सुनते हैं और नाटक देखते हैं, तो हम वह नहीं रहते जो पहले होते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं हम लोग जो है, क्योंकि वहां जो कुछ दिखाई देता है वो उसको लेकर जो मन में घटित होता है, उससे मुझे लगता है बहुत सारा परिवर्तन व्यक्ति में आता है वहां पर जो है। तो ठीक वैसे यात्राओं के साथ भी होता है कि हम किसी स्थान पर जाते हैं, उस स्थान की जो संस्कृति है, वहां की जो ऊर्जा है, वो आपको बहुत कुछ देती है और एक प्रकार से पुनर्नवा करती है। तो ये जो नर्मदा के उद्गम की जो यात्राएं जो है एक प्रकार की, वो मुझे लगता है इसी तरह की थी। वो एक धारावाहिक रूप में लिखी गई। और ये भी संयोग था कि मैं उस समय राजस्थान पत्रिका का न्यूज टुडे समाचार पत्र आता था, और उसमें मैं साप्ताहिक कॉलम लिखता था, सफरनामा। तो ये पहले उसमें हर वीक, और लोगों को बड़ा इंतजार भी रहता है कि जब एक पार्ट उसका आया तो अगले पार्ट के लिए इंतजार रहता है कि अगला क्या लिखा जाएगा। तो मैं खुद भी अचरज में हूँ कि कैसे 11 लगातार धारावाहिक जो इस पे यात्राओं की कड़ियाँ जो लिखी गई। और दूसरा पार्ट जो इस नर्मदे हर का वो है जिसमें मैं कलाओं पे, चूंकि बहुत सारे स्थानों पर देश भर में जाता रहता हूँ व्याख्यान देने के लिए, तो वो एक प्रकार से कलाओं के बजरिए जो है स्थानों को देखने की प्रक्रिया जो इसमें नर्मदे हर में आई है, ये पुस्तक में जो है। तो ये यात्रा वृतांत असल में स्थानों का नहीं होकर कहीं अंतर्मन यात्राओं का भी है, साथ साथ संस्कृतियों का है, लोग वहां जो रहते हैं उनसे कैसे वो करते हैं। क्योंकि नर्मदा के साथ मैंने एक बात और देखी अमरकंटक में, कि बाकी जो स्थान पर्यटन स्थल जो बन गए हैं एक प्रकार से धार्मिक स्थान जो अधिकतर, वो साथ अमरकंटक के साथ नहीं है। अमरकंटक अभी बहुत सारी उन चीजों से बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर यात्रा करनी हो तो एक बार अमरकंटक जरूर जाना चाहिए। और मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ कि जी अज्ञेय जी ने कहीं लिखा एक बार कि मैं अमरकंटक जाना चाहता था लेकिन अमरकंटक जा नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि अज्ञेय जी को चूंकि मैं पढ़ता रहा हूँ, उनकी यात्रा में करता रहा हूँ उनके पढ़े के जरिए, तो अमरकंटक की यात्रा करके मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ नया अपने लिखे में पाया है। और वो निरंतर जो है मुझे उल्लसित करता है, और मैं सोचता हूँ कि
आगे की भी जो यात्राएं हैं उसका एक मुकाम जो है अमरकंटक से बनाएं। मैं वंचित हूँ सर, मैं अमरकंटक नहीं जा पाया आज तक, हालांकि मैंने। आप तो वहीं रहते हैं आप। हाँ देखिए, हाँ हमारे बल्कि जी एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, साथ में काम भी करते हैं, महेंद्र भवालकर जी। उन्होंने जी अनेक बार कहा कि एक बार उस उद्गम स्थल पर चलकर देखो। जी तो वो देखिए, अब कभी जब ये संसार एक बार फिर से सब तरह की इजाजत देगा इसी नहीं तरह की देखो, यायावरी की, तो फिर और मैं आपको, बल्कि आप जब कभी मध्य प्रदेश इधर आपका संयोग बैठेगा तो मैं अपन आपको अपन साथ चलेंगे। जी जी बिल्कुल साथ नेमावर चलेंगे। ले जाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, ग्रेट। हाँ, नेमावर संभवतः आप नहीं गए होंगे। नहीं जाना और वहाँ का सौंदर्य अद्भुत है। हमारे एक बहुत आदरणीय मित्र हैं जो सिनेमेटोग्राफर भी है, डायरेक्टर है एफटीटीआई से, राजेंद्र जी जांगले जी। उन्होंने जी। करीब 10-15 साल पहले एक बार नेमावर का बहुत सुंदर सा फोटो खींचा था शाम अच्छा। का, जी और जी। वो सरकारी कैलेंडर में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी भी थे। तो उससे मेरे को नेमावर के बारे में पहली बार मैंने जाना, मध्य प्रदेश में रहते हुए, जबकि यहाँ से 3-3.5 घंटे का ही रास्ता है, हरदा के रास्ते में वहाँ जाते हुए, अच्छा। खंडवा जाते हुए। जी। तो अद्भुत जगह था। मुझे लगता है कई बार हम लोग जहाँ रहते हैं उन स्थानों के पास के सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं, शायद यह सोचकर कि ये तो पास में ही कभी जो हो आएंगे अपन जो। सच में ये होता है। और बहुत जी वही, जैसे कई बार शादी ब्याह के निमंत्रण में बहुत अपना नजदीकी आदमी को कार्ड देना छूट जाता है, वैसे ही कुछ है। एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि मैं खजुराहो, आपके मध्य प्रदेश सरकार ही करती है खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है। हाँ हाँ। और एक दफा जब खजुराहो जाना हुआ था मेरा, और मैं तलाश में रहता हूँ जब कभी कहीं इस तरह से प्रयोजन से यात्रा होती है तो इस प्रयास में रहता हूँ कि आसपास कहीं और देख लूँ। तो मैंने वहीं किसी से पूछा, आपके अनिल कुमार जी जो है वहाँ पर उस समय अलाउद्दीन खां एकेडमी के डायरेक्टर हुआ करते थे वो, तो उन्होंने बुलाया था कि आपको एक व्याख्यान देने के लिए आना है। तो उनसे मैंने कहा कि मैं पास में केन बहती है उसको देखना चाहता हूँ। तो वो पास में ही क्रोकोडाइल पार्क है और वो केन पन्ना से बहकर आती है वहां पर। इतनी ट्रांसपेरेंट नदी है केन जो है, और इतनी लोक कथाएं उसके साथ जुड़ी हुई है कि केन कैसे उसका नामकरण हुआ। लेकिन मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरा हिंदुस्तान में यात्राएं करता हूं कलाओं के प्रयोजन से, लेकिन एक ऐसी नदी मैंने देखी जो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको तल पूरा साफ दिखाई देता है वहां से। और जब मैं वहां बैठा उस नदी के पास में, तो एक सल्जर पत्थर कहते हैं वहां से मिलता है, जो केन नदी में ही उसके तल में मिलता है, कि वनस्पति वहीं उसकी जम जाती है और उसका एक्सपोर्ट होता है, और बल्कि तस्करी भी बहुत लोग कहते हैं किए जाती है उसकी। वो इतना खूबसूरत पत्थर होता है सल्जर जो है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें अपने आसपास है, मतलब इस देश में, कि एक जन कम पड़े अगर हम उन स्थानों को अगर देखना चाहें तो। ये तो सही कहते हैं आप कि ये धरोहर है, मतलब हमारी ऐसी विरासतें हैं जो कहाँ कहाँ फैली बिखरी पड़ी हैं। कई बार हम उस क्षेत्र में जाओ तब हम जान पाते हैं कि कहाँ क्या है। नहीं तो ये सब जो छोटे छोटे स्थानों पर जो महत्वपूर्ण जगह है उनसे हम लोग वंचित रह जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल चौबे जी हमारे मित्र हैं, रायपुर से, वो ज्वाइन हुए, फिल्म विश्लेषक हैं। जी जी। हमारी बहन है डॉक्टर श्रद्धा दमोह से, वो उन्होंने भी आपको नमस्कार किया। और नमस्ते नमस्ते। अभी काफी लोग इस बीच जुड़ गए हमसे जी। और सुनीता सिंह है भोपाल से, निशी सिंह कथक की डांसर हैं जो मस्कट में रहती है, दुबई में। वहाँ से तो इस समय सुन रही हूँ। सर आप ये कथक की, जी जी, कथक की बात करें, सुनने से मुझे एक बात याद आई कि बिरजू महाराज से बहुत पहले मेरा एक संवाद हुआ था, बड़ा लंबा इंटरव्यू मैंने उनका किया था बिरजू महाराज का। और वो इतना सुखद था कि जब कथक की, जब मुझे एक जहन में कौन था कि उन्होंने कहा कि नाचते हुए पैरों की आंख होती है। हाँ, क्या बात है ना। तो आप कई बार मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें नृत्य, बल्कि यात्राओं में, बल्कि कहन में हम लोगों को मिल जाती है कि उससे एक पूरा संसार, एक आकाश खुलता हुआ नजर आता है कि इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे यामिनी राय कहती है कि नदी और नृत्य में समानता होती है, दोनों में गति होती है और दोनों में एक निरंतरता जो होती है। तो मुझे लगता है कि कलाएं भी जो है चरैवेती का एक प्रकार से नाद करती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पानी अगर एक ही जगह पर पड़ा रहता है तो सड़ांध मारने लग जाता है। पानी की सार्थकता इसमें है कि वो बहता रहे, और इसीलिए शायद बुद्ध ने भी कहा चरत भिक्खवे चरत। ऐत्रेय ब्राह्मण का तो बहुसूत्र मंत्र है चरैवेती चरैवेती। जो सभ्यताएं चलती रही उनका विकास हुआ, जो कहीं थम गया उसका विकास भी अवरुद्ध हो गया।
तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें हैं, कला, संस्कृति, साहित्य, उसमें अगर ठहराव आ जाता है तो एक प्रकार से जड़त्व का शिकार वो हो जाता है, हो जाती है चीजें जो है। तो रीता देव जी कह रही हैं कि बहुत सुंदर, आपकी व्याख्या को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। रीता जी बहुत गुणी गायिका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुणी गायिका इसीलिए उनको मुझे लगता है कि उनको सुनना अपने आप में एक प्रकार से गुनना होगा बहुत सारी चीजों को जो है। हाँ, ये मतलब गिरिजा देवी जी की को जो विरासत है, समृद्ध विरासत, तो मैं बहुत मतलब श्रद्धा रखता हूँ इनके प्रति। ये नंबर प्रथम श्रेणी की ऐसी कलाकार है जो इस विरासत को आगे ले जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-3 कलाकार ही ऐसे हैं हमारे देश में जो उनकी सच्ची गायकी को आत्मसात किए हैं, उनमें से आप हैं। और खासतौर से ये है कि हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, असम और कलकत्ता से हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। नागालैंड में रही हैं, उसके बाद जब गाने बैठती तो कमाल करती हैं। अरे वो अपने हिंदी प्रदेश से तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो है संस्कृति ने आत्मसात की है, हमारी भारतीय संस्कृति ने जो है। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस भाषा क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए भी उनके सरोकार जो है, संस्कार जो है, उस संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं कि हम उनको सुनते हुए शायद उस संस्कृति को रम सकते हैं, गुन सकते हैं। सर, इधर आप लगातार जो खासतौर से कला के क्षेत्र में जो शिल्प और पेंटिंग का जो पूरा संसार है, उसको आपने बहुत गहरे ढंग से आकलन किया है इतने वर्षों में। तो आपको मुख्य रूप से कौन से चित्रकार और कौन से शिल्पकार प्रभावित करते रहे, किन कारणों से, ये हमको ये बड़ा अच्छा सवाल। ये बड़ा कहना सुनील जी मुश्किल है कि मैं किस किस का नाम लूं, क्योंकि मुझे तो यह लगता है कि जो कला समीक्षक के रूप में राजेश व्यास बना है, उसमें उन कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं। क्योंकि जिस किस कलाकार को देखता हूं, उनके चित्र देखता हूं, शिल्प देखता हूं। अभी हिम्मत शाह के साथ आपको बताऊं मैं कि हिम्मत शाह के साथ बड़ा लंबा संवाद हुआ, कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक चलता रहा संवाद उनसे। तो उन्होंने आप देखिए कि भग्न में जो है सौंदर्यता का बहुत गजब का वास किया उन्होंने। खंड खंड में अखंड एक प्रकार से उन्होंने हिम्मत शाह ने रचा है। हुसैन की बात करें तो आप देखिए उनकी जो लाइन जो है उनकी गत्यात्मक प्रवाह जो उनका इतना फोर्स है उनके जो घोड़ों में जो है, तो बड़ा आपको लगेगा। और आप ये देखिए कि अभी मैंने आजकल जो मैगजीन आती है उसमें मैंने उस पर लिखा है एक आर्टिकल जो है, नए अंक में आपका एक आर्टिकल आया है। जी 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 जी, उसमें निमाई घोष पे मैंने लिखा है, जिन्होंने सत्यजीत राय की फोटोग्राफी के जरिए बजरिए जो है एक प्रकार से आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। और मुझे लगता है कई लोग इसलिए छूट जाते हैं पीछे पार्श्व में कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। निमाई घोष की फोटोग्राफी अगर देखते हैं अपन, तो वो अगर यथार्थ में किसी चित्र को लिया है, किसी का वैसे ही पोर्ट्रेट लिया है, क्योंकि सत्यजीत रे के उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स अधिकतर लिए उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है सत्यजीत रे के बारे में कहीं कुछ पढ़े हुए की बजाय अगर उनके छाया चित्र से अगर देखें सत्यजीत रे की लाइफ को जो है, तो आपको बहुत कुछ नई चीजें मिल सकती है। मैं आपसे बात कर रहा था चित्रकला और शिल्प की बात कर रहा था, तो चित्रकला में हमारे एक मित्र विनय शर्मा, आप देखिए उनकी बड़ी, उन्होंने पुरानी जो चीजें, अतीत की जो चीजें जो है, उन्होंने बड़ी बेहतर ढंग से जो कैलीग्राफी में अपनी उसमें संजोया है, अपने रंग और रेखाओं से जो उनको वापस एक प्रकार से पुनर्निर्वाह किया, अतीत को एक प्रकार से जीवंत किया है उन्होंने। अखिलेश है अपने वहां पर जो है, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम जो है रंगों का, मैं कह रहा हूँ कि उनका तो कैनवस एक प्रकार से रंग छंद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने उस रूप में रची। अभी कुछ समय पहले रॉबिन डेविड की एक प्रदर्शनी आपके वहां पर लगी थी, आप भोपाल आए थे उस पर? जी जी, उसी के व्याख्यान एक मेरा था वहां पर। तो मुझे लगा जब मैंने उनका पूरी तरह से रॉबिन डेविड की उनकी यात्रा को देखते हैं, तो एक बहुत सारे आयाम है वहां पे उनके शिल्प के, आप देखिए। और एक बड़ी बात जो रॉबिन डेविड ने की, आप देखिए कि उन्होंने जो दिख रहा है उसको हुबहू ऐसे नहीं रच के वापस जो है, उसमें उस चीज का ले लिया, अंश ले लिया उसमें, कि जो जीवंत है उस पक्ष को उन्होंने अपने शिल्प में फिर से एक प्रकार से जीवित किया है। चाहे वो पुरानी बावड़ियां हैं, चाहे वो पुराने किले हैं, या ध्वस्त होते बहुत सारी और चीजें जो है, लेकिन बड़ा एक सौंदर्य का उन्होंने एक घर एक प्रकार से, चाहे पुराने जहां प्रेक्षागृहों में जो नाटक हुआ करते थे, उनका जो उन्होंने विरल संयोजन जिस तरह से पत्थरों में किया है, और एक चमक जो है उनके ओप जिसको कहें अपन, मार्बल की जो ओप जो है, वो बड़ा जबरदस्त रिफ्लेक्शन का जो कार्य उनका जो है, मुझे लगता है अद्भुत कार्य है। और एक बार देखने का मुझे एक बार और भी लगता है सुनील जी कि चाहे संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला, इन सब में अगर अपन कोई सिरजा हुआ किसी कलाकार का देखते हैं और देखने के बाद में आपको फिर से देखने का मन करता है उसको,
कि एक बार उसको और देखा जाए। एक तो बार मुझे लगता है उसमें कुछ अलग तरह की चीज है, क्योंकि कई बार ये खारिज कर दिया जाता है किस चीज को कि आकृतिमूलक जो चीज होती है वो इतनी प्रभावकारी नहीं होती। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपने अनुकरण करके किसी चीज को सिरजा है फिर से, तब तो उसको बहुत प्रभाव नहीं होगा और उसका कोई महत्व भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने अनुकरण नहीं किया है और आकृतिमूलक ही कुछ रचा है, चाहे वो शिल्प में है या चित्रकला में है, लेकिन उसमें संवेदना का वास अगर आपने किया है तो आपको प्रभावित करेगी। चाहे वो मोनालिसा की पेंटिंग हो या हमारे यहाँ राजस्थान की बनी ठनी को देख लीजिए आप। बनी ठनी का जो सौंदर्य जो है आज भी आप देखिए। और इस बनी ठनी की बात मुझे याद आ रहा है कि रामनारायण जी बहुत बड़े सारंगी वादक, आप तो कभी भेंट हुई होगी आपकी, अद्भुत अद्भुत पंडित रामनारायण जी। और उनसे बड़े सरोकार मेरे रहे हैं कि वो जब जयपुर आए थे हम लोग साथ में थे, उनके कई काफी टाइम तक साथ में थे। एक लंबा इंटरव्यू मैंने बहुत पहले उनका किया था, फिर बाद में और किया। और संगना में वो प्रयाग शुक्ल जब संपादक थे तो उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। अब रामनारायण जी ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही, बोले मैं बाहर सारंगी बजाने के लिए जब ब्रिटेन में और कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे अद्भुत जो भारतीय कला चित्रकला बनी ठनी का एक चित्र मिला वहां पर जो है, लेकिन उसकी मूल कृति भारत में नहीं है, आप देखिए। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि बहुत सारी मूल कृतियां जो है वो बाहर चली गई है, अपने यहाँ पे शायद उसका मूल देखने के लायक की बची नहीं है चीजें जो है। मैं कुछ समय पहले आनंद कुमार स्वामी को पढ़ रहा था, आप देखिए आनंद कुमार स्वामी का जो चरित्र है अद्भुत। आप देखिए कि जो श्रीलंका में जिनका जन्म हुआ आनंद कुमार स्वामी का, और माता उनकी ब्रिटेन की, वहाँ इंग्लैंड की थी, पिता उनके सिंहली थे, भारतीय मूल के थे और पहले बैरिस्टर थे वहाँ पर। लेकिन आनंद कुमार स्वामी ने जो काम किया है भारतीय कला का, जो पूरे विश्व में जो एक प्रकार से रहस्योद्घाटन उन्होंने, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने किया कि जो मूर्ति कला भारत की है, नटराज की जो मूर्ति, उस पर पूरी उनकी किताब है आनंद कुमार स्वामी का। और 2 साल की जब उम्र थी उनकी आनंद कुमार स्वामी की, तब वो उनकी माँ उनको ले गई थी, पिता रहे नहीं थे उनके, फिर वहां चले गए थे। और एक बड़े अचरज की बात सुनील जी आपको बताऊं कि उनका जुड़ाव कैसे हुआ भारतीय कला से जो है, जी कि वो उत्खनन में, पुरातत्व उत्खनन में जुड़े हुए थे, वो उसी जॉब में थे वो। और उसके बाद में उनको जब मूर्तियां मिली कुछ खुदाई में, विष्णु के विग्रह मिले उनको, कृष्ण बांकपन में बांसुरी बजा रहे हैं उनको मिले, तो उनको लगा कि ये क्या किस तरह की चीजें हैं, इनका क्या अर्थ हो सकता है। और फिर उस अर्थ को खोजने के लिए उन्होंने भारतीय पुराण जो है उनका पारायण किया, उनका अध्ययन किया उन्होंने। और उसके बाद जब बोस्टन में वो संग्रहालय में, जो बाद में लास्ट तक वो उसके अधीक्षक रहे बोस्टन संग्रहालय में जो है, और उन्होंने भारतीय कला का प्रदर्शन किया, उन मूर्तियों को प्रदर्शित किया कि भारतीय कला में एक बहुत बड़ी खूबसूरती इस रूप में है कि वहां पे सीधा मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है वहां पर। अगर कृष्ण भी है वहां पर तो उसकी एक भंगिमा है, वहां पर बांकपन है, बांसुरी बजा रहे हैं, समग्रता है उसमें वहां पर जो है। आप देखिए कि पश्चिम की कला में जो कुछ है वो बिल्कुल वैसे दिखाई देगा आपको सामने, लेकिन यहाँ पर पूरा परिवेश उद्घाटित होता है उस कला में। आप जी जी अपने यहाँ तो आप देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसमें चित्रसूत्रम नाम से पूरा एक अध्याय है उसमें जो है, और उस अध्याय में मार्कंडेय और राजा वज्र का संवाद है उसमें कि वो ऋषि मार्कंडेय के पास वज्र जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक मूर्ति बनानी है मंदिर के लिए। बोले मूर्ति के लिए आपको जो है चित्र का ज्ञान जरूरी है। बोले ठीक है, मुझे चित्रकला सिखा दीजिए। बोले चित्रकला के लिए संगीत का ज्ञान जरूरी है। बोले संगीत सिखा दीजिए। उसके लिए आतोद्य यानी वाद्य यंत्रों का ज्ञान जरूरी है। बोले वाद्य यंत्र सिखा दीजिए। तो उसके लिए गीत का ज्ञान जरूरी है। और इस तरह से संवाद चलता है, और उसका मूल यह होता है कि हर कला दूसरी कला में घुलकर ही पूर्णता को प्राप्त करती है। और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी जाएंगे अपन, देखेंगे तो वहां पे केवल नाट्य नहीं है, नाट्य के साथ साथ तमाम कलाओं का एक प्रकार से सांगोकाम जो है वहां मिल जाता है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय कला में आप देखिए, एलिस बोनर कभी जो है इटली की जो मूर्तिकार थी एलिस बोनर, और वो उदय शंकर का नृत्य देखती है। और उदय शंकर ने नृत्य कहाँ से सीधा, आप देखिए आप, उदय शंकर मूलतः उदयपुर के थे, झालावाड़ महाराजा के यहाँ पे उनकी पिताजी काम करते थे वहां पर। और उन उदय शंकर ने आप देखिए कि वहां जो गौरी होती है, लोक नाट्य जो है उदय मेवाड़ का जो लोक नाट्य है गौरी, और उस गौरी को लेकर, आपके कुचिपुड़ी नृत्य को लेकर, भरतनाट्यम को लेकर, इन तमाम नृत्यों के योग से जो है एक नई शैली जो है उन्होंने डेवलप की अपनी, उदय शंकर नृत्य सम्राट उदय शंकर ने।
और वो जो बेले था उनका उदय शंकर का, आप देखिए कि पूरे विश्व भर में विख्यात हुआ। और एलिस बोनर उनकी जो मुद्राएं देखकर, जो शिव की जो मुद्राएं, नृत्य की, नटराज की जो मुद्राएं देखकर वो भारत आ जाती है एलिस बोनर। और मेरा एलिस बोनर से संयोग कैसे हुआ कि भारत भवन जब मैं जाता हूँ, जय कृष्णामूर्ति फाउंडेशन में मेरा एक व्याख्यान था ललित कला अकादमी में, राय कृष्णदास जो स्थापित किया था, उसमें एक एलिस बोनर कलावीथी बनी हुई है। और वहां जाएंगे तो पता लगेगा कि वो एलिस बोनर बनारस में ही बस जाती है और पूरे मंदिर स्थापत्यकार कितना गजब का वो अध्ययन करती है। फिर पद्मश्री भी मिलता है उनको यहाँ पर जो है। तो मुझे लगता है ये भारतीय कला का अंतर्निहित सौंदर्य है कि विश्व भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। संगीत, नृत्य, नाट्य, जो चित्रकलाएं जितनी भी है, तो मुझे लगता है उसमें उतरने की जरूरत है। और एक बड़ी विडंबना सुनील जी मुझे लगता है यह भी रही है हमारे यहाँ पर कि जिस तरह से भारतीय कला और कलाकारों का मूल्यांकन होना चाहिए, कला आलोचना जो है वो मुझे लगता है उस रूप में हो नहीं पाई है। उसमें एक भाषा भी बहुत बड़ी मुझे लगता है बाधा रही है कि हिंदी में कला आलोचना का काम जिस तरह से होना चाहिए, संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकलाओं पे लिखने का, वो सूचनात्मक तो बहुत रहा है सुनील जी। सूचनात्मक मीन्स आपने कोई नृत्य प्रस्तुति हुई, संगीत का कहीं कोई आयोजन होता है तो उसका एक ब्यौरा कि उन्होंने इसी राग में जो आज गाया। और इसमें भी बड़ा किस्सा आपको बताऊं कि पंडित जसराज जब एक बार आए थे यहाँ पर, उनसे बड़ा मुकुंद लाट जी के यहाँ हमारा संवाद हुआ। बहुत बड़ा हमारे मित्र महेश स्वामी फोटोग्राफर, उनके साथ हम लोग उनके पास उनका एक इंटरव्यू किया हमने। और उन्होंने बड़ी गजब की बात कही सुनील जी कि एक पत्रकार उनके पास जाता है, उनका गान जैसे समाप्त होता है एक स्लिप पैड आगे बढ़ा देता है कि साहब आज आपने कौन कौन सी राग जो है वो गाई थी, आपने लिख दीजिए। तो उन्होंने पंडित जी ने हंस के कहा कि भाई क्यों लिख दूं मैं? बोले इसलिए सर कल अखबार में हमारे को देना है। बोले सुना नहीं आपने? बोले नहीं सर, बहुत जल्दबाजी रहती है, आप तो लिख दीजिए। तो पंडित जसराज ने भी क्या किया कि जो राग उन्होंने सुनाए नहीं थे उस दिन, वो तमाम राग उन्होंने लिख दिए और दूसरे दिन वो छप गए अखबार में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाद में वो नाराज हुए, बोले कि जब तुमने सुना ही नहीं तो जो मैंने कहा वो मान लो। और मुझे लगता है इसका बड़ा एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ कि ब्यूरो में जो सूचनात्मक जानकारी तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है कि इस तरह से एक आपके शहर में कोई अच्छा कलाकार आया, उसका प्रस्तुति हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सूचनात्मक लेखन है उससे कला रसिकता का कहीं कोई आगाज नहीं होता है। और जब तक, जैसे कि पलुस्कर जी ने कहा था कि हम लोगों को तानसेन नहीं कानसेन बनाने हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि इसकी ज्यादा जरूरत है कि लिखा ऐसा हो जिससे और जो रसिक जो है वो आए। आप देखिए, मैं कॉलम लिखता था कला तट राजस्थान पत्रिका में, उसके डेली न्यूज में, उसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाओं पे वीकली मेरा कॉलम हुआ करता था। तो शुरुआत में बहुत से लोगों ने कहा बड़ी क्लिष्ट भाषा है और इसको जो है आप थोड़ा सा सरल कीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पढ़िए, हो सकता है कुछ समय बाद आपको ठीक लगने लग जाइए। तो अमीर खान साहब पे लिखा मैंने एक बार, तो अमीर खान साहब को बहुत कहूँगा, अमीर खान साहब को सुनेंगे साहब हम। तो वो जब धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा सुखद लगा कि लोग उनको पढ़ के, जो एब्स्ट्रैक्ट जैसे कला, चित्रकला है, उसकी भी समझ विकसित हुई। लोग जाने लग गए कला दीर्घाओं में, कहने लगे राय जी आपका पढ़ा था हमने यार, उस एंगल से हमने देखने की कोशिश की, थोड़ा सा लगा हमें। नृत्य को हमने देखा कि आपने ये पॉइंट कोट किए तो लगा कि इस तरह से हमें भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कला आलोचक की, कला समीक्षक की एक भूमिका मुझे लगता है यह भी होती है कि वो पढ़ने वाले जो उसके जो शब्द जो पढ़ते हैं उसके, उनको भी अपने जो रसिकता है, उसके अंदर जो निहित रसिकता है, उससे दीक्षित भी करे साथ साथ। अगर वो ये काम करता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर सकता है कलाओं की रसिकता। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कलाएं नहीं है तो पूरा जीवन रसहीन हो जाएगा। और इस लेखन की मुझे लगता है इसी रूप में सार्थकता है कि हम कलाओं पर अगर लिखें तो थोड़ी कलाकारों से बातचीत भी कर लें, उनके अंतर्मन को भी जान लें। और आपके अंदर अगर रसिकता है, भरतमुनि का नाट्य शास्त्र या विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बहुत सारी और जो चीजें अपने यहाँ की जो संगीत, नृत्य, नाट्य से जुड़ी हुई है, उनको अगर अपन खंगालें, उनको अगर देखें उनमें, तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन चीजें आपको मिल सकती है और एक आकाश बनेगा आपका। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मुझे कलाएं निरंतर संपन्न करती है और मेरा जो तमाम लेखन है उसका बहुत बड़ा आधार ये कला रसिकता ही है। मैं बता नहीं, देखिए, पढ़ना, ये सब महत्वपूर्ण संदर्भों को पढ़ना, जानना, ये अपने आप में बड़ा काम है। और यही हमारे समय का दुर्भाग्य है कि इतना धीरज और इतना समय लोगों के पास है नहीं। और इस समय जो जनरेशन कलाओं की पत्रकारिता कर रही है, एक तो दूसरा कारण ये भी है राजीव जी कि उस तरह से अखबारों में प्रोत्साहन, वेतन या मानदेय नहीं है।
और फिर ये ये अच्छी है बात कि वो इसी तरह से अपियर होते हैं आके कि अरे साहब हमको 4 असाइनमेंट में जाना है, कैसे करेंगे, तो आप तो हमको बता दो या ब्रोशर दे दो। जी। तो अब पर मेरे उपाध्याय जी जी मेरे हमारे साथ के अभी जी जी भाई बैठे हुए हैं, हम लोग कई बार इस बात को लेके बहुत हंसते हैं, क्योंकि हम दोनों का समय लगभग एक समय का ही रहा है और हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने काम करना पड़ता है। बिल्कुल। एक लेकिन घटना एक कई बात बार और हमें। भी है मैम जी। हाँ जी, जी, हाँ आपने बोलिए। अच्छी अच्छी कही बात कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ एक दुर्भाग्य यह भी है कि सबसे बड़ी जो उनकी रिपोर्टिंग होती है कल्चर की होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे हाँ उस रूप में समझा नहीं जाता है। ये ठीक वैसे ही हाँ आप देखिए, जैसे मैं राज्य सेवा से भी जुड़ा हूँ, राज्य सेवा का अधिकारी हूँ मैं, तो मैं कई बार हाँ अनुभव करता हूँ इस बात को मैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो हाँ व्यक्ति को तैयार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रहता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी की पोस्टिंग होती है तो कहा जाता है कि बर्फ में लगा दिया उसको। हाँ समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ भी है कि किसी को कल्चर बीट अगर दे दी जाती है तो उसको हाँ, लगता है कि मुझे थोड़ा अपदस्थ कर दिया गया है, जबकि लाइन मुझे हाजिर उल्टा टाइप। लगता है। जी जी, लेकिन मुझे उल्टा लगता है सुनील जी कि अगर मेरी शुरुआत आप देखिए हिंदुस्तान से, दैनिक हिंदुस्तान में मैं सांस्कृतिक समीक्षाएं लिखा करता था 88 89 के बाद, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे। और उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो नवभारत टाइम्स और तमाम अखबारों में लिखा। और मुझे लगता है कि अगर सांस्कृतिक दृष्टि से मैं लेखन नहीं करता शुरुआत में संगीत नृत्य नाट्य चित्रकलाओं पे, जी तो जो मेरा लेखन आज मैं फील करता हूं कि जिस तरह से जिसमें बढ़त हुई एक प्रकार से अपन कला की भाषा में कहें तो उस हाँ बढ़त का श्रेय मैं कलाओं की रसिकता को देना चाहूंगा कि अगर आप कलाओं में रंगे होते हैं, पगे होते हैं पूरी जी तरह से, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको मिलता है। और सांस्कृतिक संवाददाता आप खुद अपना देखिए सुनील जी, मैं कई बार आपको फील करता हूँ, एक इंटरव्यू तो आपका और मेरा साथ साथ का है, मन्ना डे का, आपको याद हो तो हाँ कि मैं जयपुर में 3-4 दिन मन्ना डे के साथ रहा था हाँ और हाँ आपकी भी मुलाकात मन्ना डे से हुई थी। यशवंत जी ने हाँ उसको आहा जिंदगी में जो है अपना साथ साथ उसको हाँ हाँ, प्रकाशित किया था बहुत मन्ना डे का। जी बहुत अच्छे से वो आया था वास्तव में, बहुत जी जी अनुभव सिद्ध साक्षात्कार था वो। इन्हीं सबसे असल में क्या है कि हमको हमारे ऐसे संपादक मिले सर, जिन्होंने हमको दरअसल वो रास्ता सिखाया दिखाया। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि मेरे बड़े मुझे मार्गदर्शित करने वाले और डांटने वाले, मतलब मुझे, जैसे मैं भारत भवन में हम भी जब 82-84 में जाके अखबार, हमको कुछ ज्यादा पता होता नहीं रहता था, तो जी मुकेश कुंदन थॉमस उस समय एंकरिंग करते थे, बहुत लीजेंड पर्सन है इस समय, डिज्नी अमेरिका में सेवारत थे। तो वो डांटते थे, बोले कि मैं कुछ भी नोट नहीं कराऊंगा, चुपचाप बैठो वहां बाहर जाके। तो उम्र में बड़े भी थे तो हम लोग उनकी डांट खा के चुपचाप बैठते थे। लेकिन मुझे लगता है ये या जो धैर्य था आप में जी, डांट खाने की, उसको अदरवाइज नहीं लेने की। या अशोक वाजपेयी जी 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 बिल्कुल कि बिल्कुल। बोले तुम लोग आपस में बात क्यों करते रहते हो, चुपचाप सुनते क्यों नहीं, बोले हम भगा देंगे। तो लगता था कि भगा देंगे तो फिर चुपचाप बैठना। ये सब धीरे धीरे नहीं आ नहीं, देखिए गया। अशोक जी ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए मुझे लगता है कला की शब्दावली को विकसित करने का अशोक वाजपेयी ने बहुत बेहतरीन ढंग से आज किया। मुझे आज अगर किसी को आप सही रास्ता बता दो तो नाराज हो जाए, मतलब शत्रुता काट लेगा ऐसा। बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर अभी नए हाँ नए ये बच्चों बड़ा को आप बड़ा भी है अगर। कि आप, हाँ नहीं नहीं, उनको सिखाने का कहते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बोलते हैं हमने सीखा हुआ है बहुत सारा जो है। आपने एक बात जो कही थी, मुझे एक और चीज सुनील जी जहन में कौन थी कि मैंने एक यात्रा वृत्तांत धारावाहिक लिखा था दूरदर्शन के लिए, डेजर्ट कॉलिंग। हाँ और कई बार आपने देखा कि लिखा यूं जाता है कि आपको पता नहीं चलता, 54 कड़ियां उसकी जो है डीडी भारती से डीडी वन से प्रसारित हुई। हम लोग उसके लिए दूरदर्शन के जब लिखते थे, उस कड़ियां जब मैं लिखता था यात्रा वाली, उसमें भी आप देखिए कलाकारों ने बहुत योगदान दिया। मैं आपको तो राजस्थान तो आपको पता है कि जो फोक जो यहाँ का मांड जो है और लंगों की जो गायकी जो यहाँ पर, हाँ तो हम लोग कहीं पर शूटिंग करने के लिए जाते थे और उसकी जब स्क्रिप्ट मैंने लिखी उसमें, तो उन लोगों का जब समावेश यात्रा वृत्तांत में किया, मैं आपको बताऊं, तो एक प्रकार से वो यात्राएं जीवंत हुई। और मुझे लगता है कि कोई भी यात्रा तब तक जीवंत नहीं हो सकती जब तक कि उसमें पूरा जीवन उभर कर सामने नहीं आ जाए। केवल स्थान अगर आता है तो यात्रा मुझे लगता है सार्थक नहीं होती है। तो मैं ये भी मानता हूं कि कलाओं का एक बड़ा योगदान जीवन में यह भी है कि वो आपको बहुत रूप में संपन्न करती है तमाम जो कलाएं। तो थोड़ा थोड़ा अगर तमाम कलाओं से आपका सरोकार हो तो मुझे लगता है लिखने में जीवंत आती है। और जो आपने बात कही थी पत्रकारिता वाली, मैं फिर एक बात को कोट करूंगा कि ये बात सही है कि बहुत सारे स्तरों पर पत्र पत्रिकाओं में स्पेस नहीं है कलाओं के लिए। लेकिन एक बात, हाँ जी जी, लेकिन एक बात और भी है, हिंदी में कम है नहीं। लेकिन आप देखिए अंग्रेजी अखबार हिंदू जो है पूरे 4 पेज फ्राइडे रिव्यू छापता है, सबसे अच्छा अखबार तो है ना। हम लोग अंग्रेजी अखबारों की बहुत से स्तरों पर नकल तो करते हैं,
हिंदी अखबार पे आप देखा होगा लेआउट में और बहुत सारे स्तरों पर नकल की जाती है। लेकिन जो जो चीजें वो संपन्नता की और चीजें देते हैं, वो जो अंग्रेजी अखबार जो है कलाओं के बारे में या किसी और के बारे में, आप देखिए आर के लक्ष्मण जी के साथ रहने का सुयोग हुआ मेरा, उनसे बड़ा संवाद भी हुआ। किसी पत्रकार ने उनसे कहा, आप देखिए पत्रकार तक पीछे, उनसे कहा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने कहा आप कौन से अखबार से? बोले मैं फलां अखबार से हूँ। बोले आप फलां अखबार के लिए क्यों लिखते हो? सर मैं नौकरी करता हूँ। बोले मैं भी नौकरी करता था। तो आप देखिए कि हम लोग कई बार प्रश्न भी ऐसे करते हैं। उनसे किसी ने कहा कि साहब आपको कैसा लग रहा है जब अब्दुल कलाम आजाद आपकी लक्ष्मण रेखा प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं जयपुर में? बोले ये तो कलाम से पूछिए उनको कैसा लग रहा है कि आर के लक्ष्मण की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कलाकार का भी देखिए अपना एक आकाश होता है और उसको कम नहीं आंका जा सकता। जो कॉमन मैन लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है वो हम लोगों में आज भी बसा हुआ है। और ये पॉकेट कार्टून की शुरुआत आप देखिए शंकर पिल्लई ने की थी उस जमाने में। और वो मुख पृष्ठ पे आते हैं, मतलब बहुत कुछ चीजें जो है कार्टून कह देता है, जो बहुत सारी चीजें बड़े बड़े शब्द जो है 4-10 कॉलम की जो है न्यूज नहीं कह सकती, वो कार्टून कह देता है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे वो कार्टून भी अखबारों से कम होते जा रहे हैं, कलाएं कम होती जा रही है, आपकी जो और जो फीचर जो आते हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सब के बावजूद हमारे अंदर बहुत कुछ जो बचा हुआ है उसको भी अगर हम सहेज लेते हैं, जो रसिकता को सहेज लेते हैं, और बहुत सारे और स्थान है जहां पर पत्र पत्रिका उनमें लिख सकते हैं अपन, तो उसका मुझे लगता है एक सामूहिक तौर से प्रयास करने की भी जरूरत है। और एक जो दूरी मुझे लगता है सुनील जी की कलाकारों और लेखकों के बीच में संवाद की कमी मुझे बहुत से हिस्सों पर नजर आती है। हाँ वो है ना जी, तो उस संवाद की कमी को भी मुझे लगता है पाटने की जरूरत है। मुझे लगता है वो मैच्योरिटी में जहाँ परिपक्वता है वहां जैसे आपको भी कहीं ज्ञान प्राप्त करने से संकोच नहीं होगा, पर यहाँ जो जनरेशन गैप है, नई जो पीढ़ी है उसको शायद जरूरत नहीं है वो सब। हमको लगता है कि अभी हमारे पास शायद अभी स्पेस या अधूरापन है, या हमारे पास जो हमारे भीतर जो भी घड़ा है मन का, दिमाग का, हमको लगता है कि अभी उसमें थोड़ा बहुत खालीपन है। तो हम लगातार सीखेंगे, हमको बिल्कुल। आप देखिए आपके जी, लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश तो बहुत ज्यादा समृद्ध है सुनील जी की कलाओं को सहेजने में, संजोने में, बल्कि कलाओं को आगे बढ़ाने में। मध्य प्रदेश सरकार के तो मैं इस रूप में कहता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन ट्राइबल म्यूजियम का जब उद्घाटन हुआ था आपके यहाँ पर, तब मैं आया था वहां पर। और अमृतलाल वेगड़ जी हम लोग साथ साथ रुके हुए थे। और उसी दौरान एक संदर्भ और मुझे याद आता, वहीं पर भीमबेटका जाना हुआ था, भोज मंदिर जाना हुआ था। तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम कलाओं को सहेजने में उसको उसमें किया है। मुझे एक बात तानसेन समारोह की याद है। तानसेन समारोह में मध्य प्रदेश सरकार ने बुलाया था, बहुत पहले की बात है, मैं आया था तानसेन समारोह में ग्वालियर में जो है। और वहां पर पहली बार पता लगा था कि एक पेड़ है, उसकी इमली का पेड़, जो उसकी पत्तियां खा के जो है वो संगीतकारी मानते हैं जो गाने के लिए आते हैं। और वहां पर मुझे एक सुंदरी वादक वो मिले थे जो है भीमन्ना जाधव, आपने नाम जाधव बहुत प्रसिद्ध भीमन्ना जाधव जी है ना। लेकिन उस समय शुरुआत थी उनकी, भीमन्ना जाधव की। पहली बार अपनी बहन के साथ वहां पर आए थे तानसेन समारोह में, और हम लोग एक ही होटल में साथ साथ रुके हुए थे, उनसे गपशप की। तो मुझे लगता है इस तरह के आयोजनों में जाने से एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि बहुत से कलाकारों का सानिध्य लाभ मिलता है, संवाद भी हो जाता है। इस स्तर को भी मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में और बढ़ाने की जरूरत है कि कलाकार और कला लेखक जो है अगर साथ मिल बैठते हैं, बल्कि मुझे लगता है बातों बातों में भी प्रकाश इसी तरह का आपका उपक्रम रहा है कि इसमें साथ मिल बैठ के बहुत सारी चीजें जी आई जी। वही जो मेरे को खलता है हमेशा, मतलब मैं जैसे यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जिनसे मैं कहता रहता हूँ तो वो इस बात को मानते नहीं है, और ये बहुत सच्चाई के साथ कहता हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता हूँ और मुझे बहुत विश्वास है कि शायद इस जन्म में मैं जान भी नहीं पाऊंगा, तो उसको लेकर कोई चिंतित नहीं। लेकिन इसमें कोई वो पालने की जरूरत नहीं। आप देखिए जस्ट एक भाषा है सुनील जी, मैं एक और मानता हूँ हम किसी भाषा को नहीं जानते हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। लेकिन हमने इस बात को पाल लिया है बहुत से स्तरों पर कि अंग्रेजी कोई नहीं जानता है तो इसका मतलब, मैं बल्कि आपको एक और बात कहूं कि आप बहुत सारी चीजें इतनी जानते हैं कि वो जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं शायद वो नहीं जानता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं याद है अशोक वाजपेयी जब ललित कला अकेडमी के चेयरमैन थे तो हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ आर्ट फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे, न्यू मीडिया आर्ट फेस्टिवल जो यहाँ पर। और वहाँ पे चूंकि चंडीगढ़ अंग्रेजी का शहर, आप देखिए यहाँ पर राहुल भट्टाचार्य हमारे साथ में थे, हम लोगों ने ऐसी संवाद किया वहाँ पर। और न्यू मीडिया पे मुझे बोलना था वहाँ पर, मैंने हिंदी में बोला और हिंदी आलोचक के रूप में मुझे बुलाया था वहाँ पर। तो मुझे कतई को जो तमाम लोग समझ रहे थे, तो प्रश्न जो आ रहे थे अंग्रेजी में आ रहे थे, मैं जवाब हिंदी में दे रहा था, क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है, मेरा अधिकार उस पर है।
तो उसमें क्यों संकोच हमने को बोलने का, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है भाषा के स्तर पर इस चीज को पालने की जरूरत नहीं है। और ये बात आनंद कुमार स्वामी ने भी कही। आप देखिए, संयोग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद कुमार स्वामी ने बात बड़ी खूबसूरती से कही। उन्होंने किताब एजुकेशन पर भी लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है उसमें कि भारतीय कलाएं बहुत से स्तरों पर इसलिए नहीं पहुंच पाई, उनके मूल में नहीं पहुंच पाई कि हम लोगों ने भाषा का एक कॉम्प्लेक्स जो है लोगों ने पाल रखा है वहां पर। तो क्योंकि जो जिस भाषा में बोलता है उसी में रचता भी है कलाकार जो है। तो इसको मुझे लगता है कि इससे एंगल पे भी सोचने की जरूरत है कि भाषा किसी स्तर पर बाधा नहीं है, पर बहुत से स्तरों पर शायद ये हीन भावना जो है करा दी जाती होती नहीं है। तो मुझे लगता है अपने को मुक्त रहना चाहिए इससे। हमने भी बातों बातों में कार्यक्रम को रखा ही भाषा में संवाद के लिए। बहुत बढ़िया। बल्कि इसमें मैं आपको उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। डॉक्टर सुनंदा नायर तो ह्यूस्टन में रहती हैं और बम्बई से पली बड़ी हैं। कनक रेले जी की शिक्षा है, मोहिनीअट्टम की गुणी नृत्यांगना है। तो जब उनको इस कार्यक्रम में लाने की बात चली तो मैंने कह दिया कि मैं हिंदी में ही बात कर पाऊंगा। तो उन्होंने उसका उत्तर बड़े हंसते हुए दिया कि मैं मुंबई कर हूँ, हिंदी में बात कर लूंगी। और फिर पूरी ही बात, क्या बात है, ये देखिए इनका ये आ गई है सुनंदा जी। ग्रेट, ये सहयोग है। स्वागत इनका। सुनंदा जी आपका ही जिक्र कर रहा था, मैं बता देता हूँ कि आपसे कैसे हम लोगों ने हिंदी में बात किया। अभी भाषा को लेकर ही बात चल रही थी। अब ये इनका प्रकट होना ये संयोग है कि देखिए इनका जिक्र हुआ और ये आई। इसका मतलब आपकी भाषा में ताकत है। देखिए हिंदी की भाषा में ताकत है कि इस तरह से सुनंदा जी ने पूरी बातचीत हिंदी में की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतने अच्छे से सारी पूरी कला, उसके विश्लेषण को, गुरु की पूरे साधना को, गुण को, उनके अनुशासन को जिस तरह से रेखांकित किया, तो ये सब बहुत अच्छे से हुआ। वो लेकिन ये मैंने मैनेज किया। और सुनंदा जी हम आपके बहुत उपकृत भी है कि आपने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए आकर। लेकिन मुझे लगता है सुनील जी, ये मैनेज करने वाली बात भी अगर चलती रहे बहुत से स्तरों पर तो मुझे लगता है हिंदी का बहुत अधिक भला हो सकता है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको एक बात, बड़ा मुझे हुसैन साहब ने बहुत गजब की बात कही। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था मुंबई में। जो वहीं जगह मुझे याद है, वहां पर उनका मकान है वहां पर। मुझे भूल रहा हूँ मैं। तो मैं वहां पर जब उनसे बात हुई, गपशप हुई मेरी, मैं नवा टाइम्स में लिखा करता था, फिल्म जर्नलिज्म के लिए बॉम्बे शुरुआत में रहा मैं कुछ समय तक वहां पर। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास में वहीं पर जो है। तो वो वहां पर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई उनसे। तो जब उनको पता लगा कि मैं हिंदी में नवा टाइम्स के लिए लिख रहा हूँ उस समय, तो हुसैन साहब ने बड़ा एक लंबा इंटरव्यू मुझे दिया। और मैंने उनको फिर संकोच से पूछा, मैंने कहा भाई आप तो हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में खूब छपते हो, लेकिन आपने मुझे इतना समय दिया, इतनी सारी बातें, बोले आपसे गपशप होती रहेगी लगातार। उसके बाद तो खैर कई बार गपशप उनसे हुई। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही। बोले राजेश जी आपको पता है कि अंग्रेजी में तो छपता हूँ मैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी में मेरा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन मुझे लोगों तक पहुंचाने का काम जो हिंदी पेपर ने किया है, हिंदी समाचार पत्रों ने किया है। सही बात। क्योंकि बहुत बड़ा पाठक वर्ग हिंदी का है, तो मुझे हिंदी में बात करते हुए बहुत सुकून होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी में जो है मैं हिंदी में कहीं मेरा छप रहा है। तो आप देखिए जो वास्तव में बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको इस बात का पता है कि उनको पाठक हिंदी के मिलेंगे। और आप वैसे भी देखिए, आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो बड़े समाचार पत्र जिनको कहा जाता है, उनके आप रीजनल एडिशन में जाएंगे और हिंदी के समाचार पत्रों में जाएंगे तो संख्या में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये तो है, सही कह रहे हैं। प्रसार संख्या में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। विनय उपाध्याय जी ने अभी लिखा था कि आपसे कलाओं के अंतर संबंधों को लेकर पूछा जाए, तो आप तक कह दी खैर वो सारी बातें। उसी दरमियान उनका वो प्रश्न था कि कलाओं के अंतर संबंधों के बारे में राजीव जी से पूछिए, तो फिर आपने वो व्याख्या कर ही दी है पूरी जो आपने विष्णु पुराण। हाँ, मुझे लगता है हर कला दूसरी से, बल्कि मैं तो छायांकन को भी कला मानता हूँ इस रूप में कि अगर आपको जो कुछ दिख रहा है, चाहे वो संगीत, नृत्य, नाट्य, वहां वही सत्य नहीं होता। दिखने के बाद मन में जो घटता है, मुझे लगता है वो बड़ा सत्य होता है। और कलाओं के साथ तो ये बात खास तौर से लागू होती है। आप नृत्य कोई देख रहे हैं, आप एक प्रसंग आपको सुनाऊं मैं आपको कि पणिकर साहब जो बहुत बड़े नाट्य निर्देशक, नाट्यकार रहे हैं, जो संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन भी रहे हैं, और पणिकर साहब के साथ मुंबई, यहाँ जयपुर में उनका एक पणिकर समारोह हुआ था, उनसे गपशप हुई खूब हमारी। और एक नाटक हम लोग देख रहे थे सुनील जी। उस नाटक में कर्णम भारम, जो कर्ण के चरित्र पर घटोत्कच जो है वो वहां पर अभिनय कर रहा है। घटोत्कच जो है पहाड़ को उठाने का। और हम लोग आगे की पंक्ति में कुर्सी पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, रविंद्र मंच पर जो है, वहां कहीं कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन जो घटोत्कच का
अभिनय कर रहा है जो अभिनेता जो है, हाँ वो पहाड़ उठाने का इस तरह से उपक्रम करता है कि हम लोग सिहर जाते हैं कि इसका हाथ कहीं छिटक गया थोड़ा बहुत भी तो कहीं हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, हमारे ऊपर और सहम सहम जाते हैं हम। तो मुझे लगा कि यह बड़ा सत्य है कि कलाओं में जो कुछ दिखता है वह नहीं, दिखने के बाद में जो मन में घटता है वो बड़ा सत्य होता है, चाहे वो संगीत है, चाहे नृत्य है, चाहे नाट्य है। आमिर खान साहब को आप सुनिए, आप सुनेंगे, सुनने के बाद आपका मन करेगा बार बार उसको गुने। हाँ। आप पंडित भीमसेन जोशी को देखिए, मल्लिकार्जुन मंसूर को देखिए, कुमार गंधर्व जी को देखिए, कबीर का निर्गुण जो उन्होंने गाया है, आप गाने के बाद भी कुछ बचा रह जाता आपके अंदर जो है। और ऐसे ही संगीत नृत्य के साथ है वो बहुत सारा बचा जो रह जाता है, वही मुझे लगता है कलाओं का अंतर संबंध भी है। क्योंकि वहां अगर एक ही कला होती तो शायद वो आस्वाद हम लोग नहीं कर पाते, बहुत सारी और कलाएं, बल्कि हम एक प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। जब आनंद कुमार स्वामी एक बात कहते हैं कि आर्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कलाएं व्यक्ति को रूपांतरित कर देती है। और मुझे बार बार फील होता है जब कभी किसी नृत्य का आस्वाद करता हूं, संगीत कोई मधुर सुनता हूं, नाटक कोई बहुत बेहतरीन देखता हूं, तो मुझे लगता है मैं अपने आप में रूपांतरित हो जाता हूं और मेरा मन करता है कि मैं इनके और नजदीक जाऊं। ये जो ताकत है कलाओं की जो है, मुझे लगता है कि उस ताकत पर विचारे जाने की जरूरत है, लेखन की दृष्टि से भी और विमर्श की दृष्टि से भी। अगर इस पर विचारते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सत्य हम लोगों के समक्ष प्रकट हो सकता है। सर, एक लंबा संवाद कलाओं पर हम लोगों ने किया है। आपका जो सृजन पक्ष है, जो मूलभूत रूप से कविता और साहित्य का जो विषय है, जिसमें आपको संगीत वो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला, हमारे पास लगभग 6 मिनट है जी। तो 5 मिनट हम इसी कार्य को देते हैं कि हम आपसे कुछ साहित्य की चर्चा कर लें। आपके जो आपका अपना लेखन है जी, तो उसको लेकर जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी जो किताब पुरस्कृत हुई थी जी, मेरी किताब जो मेरी जो किताब पुरस्कृत हुई उसका शीर्षक कविता देवे दीठ, कविता दृष्टि देती है। और उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि मेरी शुरुआत कविताओं से हुई। मेरे 4 कविता संग्रह हैं और उसमें 3 तो राजस्थानी के हैं और एक हिंदी का कविता संग्रह है, झरने लगते हैं शब्द। और मेरी कविताएं अधिकतर वही है सुनील जी की जिसमें संगीत, नृत्य, नाट्य और यात्राएं जो मैं करता हूँ उनके बाद की जो अनुभूतियां होती है वो कविताओं में रूपांतरित हो जाती है। और पहले मुझे लगता है मैं अंदर से कवि मन है, क्योंकि बीकानेर जहाँ का मैं निवासी हूँ, मूल निवासी बीकानेर का हूँ मैं राजस्थान में, और वहाँ पर रमतों की बहुत बड़ी परंपरा है, लोक नाट्य जो रम्मत होती है। और होली के दिनों में रम्मतें वहाँ पर पूरे महीने भर तक रम्मतें होती है, रात रात भर रम्मत होती है, हम लोग जाते थे वहाँ पर। और रम्मतों में जो संवाद होता है वो असल में पद्य में होता है, गद्य में नहीं होता है। जी जी। तो वो सुनते थे, तुकबंदी टाइप कुछ होता था, तो वहां से कविताओं का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ कि मैं कुछ लिखता हूँ और उसके बाद कविताएं लिखने लग गया। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज स्कूल लाइफ में ही था, उस समय संगीत, नृत्य, नाट्य देखने जाया करते थे। बीकानेर बड़ा सांस्कृतिक शहर है हम लोगों का जो है, और नाट्य गतिविधियाँ खूब होती थी वहाँ पर, नाटक प्रदर्शन खूब होते थे। शुरुआत मेरी नाट्य समीक्षक के रूप में हुई पत्र पत्रिकाओं में, तो मैं हिंदुस्तान के लिए नाटक समीक्षाएं करता था उस समय, कविताएं भी लिखता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे इतना रसिक होता चला गया कि संगीत से बहुत ज़्यादा लगा हो गया, बल्कि गान से मेरा खुद का भी जुड़ाव था, गाता भी था थोड़ा बहुत मैं। तो एक किताब मेरी रंग नाद करके प्रकाशित हुई, जो वाग्देवी प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया, और वो पूरी किताब संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाओं पर केंद्रित है। उसमें जैसे पंडित भीमसेन जोशी से मेरी मुलाकात हुई, पंडित जसराज से मुलाकात हुई, कुमार गंधर्व को जो मैंने सुना उनको मैंने उस पर लिखा, मल्लिका सारू का ही जो है उनकी, बल्कि और बहुत नृत्यांगना जितने भी उन सबके जो नृत्य देखते हुए जो मैंने लिखे, वो सारा उसमें रंगनाद में आपको उस किताब में मिल जाएगा। एक किताब कलाओं की कला वाक है, कला वाक, जिसमें चित्रकलाओं पे ललित कला अकेडमी ने उसको पब्लिश किया। एक संयोग की बात यह भी रही कि केंद्रीय ललित कला अकेडमी जो है उसकी एक पत्रिका आती है समकालीन कला, उसका एक अंक मैंने अतिथि संपादन के रूप में मेरे को उन्होंने दिया था कि अतिथि संपादक के रूप में मैंने किया। तो वो कलाओं के अंतर संबंधों पे ही मैंने प्रयास किया था, निकाला उसको मैंने। कलाओं पे करीबन भारतीय कला एक किताब है जो वो काफ़ी बड़ी किताब है, भारतीय कला, जो भारतीय कला के विभिन्न पक्षों पर जो है, बल्कि उसमें आलोचनात्मक पक्ष भी है कि कलाओं का जो मैंने समय समय पर लिखा है वो है। तो ये यात्रा वृत्तांत है, 3-4 यात्रा वृत्तांत है मेरे, कश्मीर से कन्याकुमारी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से NBT से आए हुए हैं, नर्मदे हर भी आया हुआ है, उससे पहले भारत में पर्यटन था। नर्मदे हर के लिए मैं आप मतलब मैं उसको बहुत जिज्ञासा में जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। नहीं, मैंने आपको शायद दिया आपको दिया शायद भोपाल में जब मैं आया था, जब अभी मार्च में वो, हाँ मार्च में मैं आया था उस समय, जब शायद दिया था आपको मैंने। अच्छा, आप देखिएगा।
चेक कर लेती बिल्कुल, मेरी भूल होगी कहीं वो रखी हाँ, अपन लोग गपशप कर रहे थे वहाँ, बहुत सारी गपशप जब हुई थी होटल में ही, हाँ उस समय शायद मैंने दिया था आपको। जी जी। तो ये नर्मदा को लेकर जो आपका प्रेम, आकर्षण और भक्ति है, हम एक पता नहीं, मैं मेरे मन में तो एक और है मेरी, कभी पूरी परिक्रमा जो की जाए, लेकिन अब बहुत सारी व्यस्तताओं में मैं कभी निकालूंगा कि नर्मदा को जो है बल्कि कुछ जो दुर्लभ हिस्से है वहां तो हम लोग चलेंगे फिर साथ साथ, आपके साथ चलेंगे। मुझे लगता है आपके साथ एक यात्रा ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ मोबाइल और सब बंद कर देंगे अपन, और 3-4 दिन बिल्कुल कट हो जाएंगे। कट हो जाए, है ना? कुछ सीखने के लिए जरूरी भी है सर। जी आपका बहुत यात्राएं तो आपको बहुत करती है। जी जी, नहीं, मैं आपका आभारी हूँ कि आपसे गपशप करने का, और बल्कि इस दौर में, ये विकट दौर जो अभी जो है, उसमें अपने लोगों से और आप जैसे मित्रों से संवाद होता है तो एक सुखद अनुभूति होती है। तो ये एक प्रकार की मुझे लगता है कि पुनर्नवा होना है अपने आप में, लेखन जो अपना पुनर्नवा होगा, बहुत सारी चीज़ें और जो है बातों में जो रह गई है, फिर किसी मुकाम पर फिर अपन लोग मिलेंगे, संवाद करेंगे। और ये बहुत सारे जो हमारे कलाकार साथी इस पूरी बातचीत का हिस्सा रहे, वो सब आपके जानने वाले, आपको चाहने वाले, और इसमें हमारी बेटी सुदेशना भी ये इस समय ये पेंटिंग में पीजी किए हुए है। और अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने पेंटिंग दिखाई नहीं मुझे इनकी। ये हाँ, ये इस बार आपका अल्प प्रयास था, लेकिन जल्दी ही ये बिल्कुल बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। और जितने भी आए यहाँ पर, जो अपने शुभेच्छु और जितने भी आप लोगों के मित्र, मेरे मित्र जो है, उन सब का तहे दिल से आभार कि उन लोगों ने हम लोगों को झेला, एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं अपन, क्योंकि हम लोग तो बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। तो बहुत बहुत आभार सुनील जी आपका भी।